and the chapter 2 is Sociology as Science. What is the second chapter? Sociology as a Science. Okay. Now, why sociology is considered as science? This is a very big question to us कि sociology है SST का subject, इसे science क्यों माना जाता है, right? देखो, सोशोलॉजी को साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सोशोलॉजी है, अब हम सोशोलॉजी की बात करें, क्योंकि जो सोशोलॉजी है ना, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स को यूज़ करती है, टू स्टडी सोसाइटी को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स को यूज़ करती है, ठीक है। ये एविडेंस पे रिलाई करती है, रिलाइज ऑन एविडेंस। किस पे रिलाई करती है? एविडेंस पे रिलाई करती है, नॉट पर्सनल ओपिनियन। ऐसे तो हम कहते हैं कि सोसाइटी है, सोसाइटी जो हम देखते हैं आसपास, यही तो सोसाइटी है। इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट, बट आप जब 11th क्लास का चैप्टर पढ़ोगे ना, फर्स्ट चैप्टर ही आएगा, उसमें लिखा है कि अपनी जो भी आपकी ऑलरेडी नॉलेज है ना, उसको रिमूव कर दो, बिकॉज सोशोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको, वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोसाइटी को देखते हो। सोसाइटी वही है, वैसी ही है जैसे आप देखते हो, लेकिन जो हमारा एक प्री कंसेप्शन है सोसाइटी को लेकर, उसको रिमूव करके हमने एक ऑब्जेक्टिव तरीके से सोसाइटी को पढ़ना है, समझना है। इसीलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि रिलाइज ऑन एविडेंस नॉट पर्सनल ओपिनियन, कि ये हमारे पर्सनल ओपिनियन पर सोसाइटी जो है वो रिलाई नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, देखो, इसने ना, सोशोलॉजी सब्जेक्ट ने थेरीज को डेवलप किया है। इट हैज़ डेवलप थेरीज, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे, जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा, मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन दी है, तो ये एक थ्योरी ही है। तो थेरीज को इसने डेवलप किया है। कार्ल मार्क्स की थेरीज को पढ़ोगे, हिस्टोरिकल स्ट्रगल की, हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म की थेरी दी है, क्लास स्ट्रगल की थेरी दी है, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ की थेरी कार्ल मार्क्स ने दी है। सुसाइड की थेरी जो है, थेरी नहीं है, सुसाइड का कॉन्सेप्ट जैसे आ गया, वो इमाइल डर्काइम ने दिया है, ठीक है। तो थेरीज को पढ़ रहे, फिर आप उनको टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट देम, ठीक है, उन थेरीज को, और फिर उनको आप रिवाइज करते हो, यानी कि ये चीज़ सही नहीं है तो उसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा है, राइट। तो सोशोलॉजी भी इसलिए अब साइंस मानी जाती है। इट लुक्स फॉर पैटर्न्स, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को ये देखता है, इसका कारण क्या होगा और इसका असर क्या पड़ेगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को ये देखता है, एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि देखो, हमने ये समझ लिया कि सोशोलॉजी को टर्म किया गया है कि इट इज़ टर्म्ड, और हम यहाँ कह सकते हैं इट इज स्टेटेड एज साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है, क्रिटिक भी है, अलग अलग थेरीज दी हैं, थेरीज ऑफ पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे ने दी है, थेरी ऑफ क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ, कार्ल मार्क्स ने दी, अलग अलग थेरीज अलग अलग लोगों ने, अलग अलग थिंकर्स ने दी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये एक साइंस है, लेकिन साइंस क्या है? साइंस से आप क्या समझते हो? व्हाट इज साइंस? क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज साइंस? देखो, साइंस है जो एक सिस्टमैटिक स्टडी करती है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी को करती है। एम्पेरिकल स्टडी मानी जाती है। एम्पेरिकल स्टडी का क्या मतलब होता है? एम्पेरिकल वर्ड देखो बहुत जगह यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको इसका पहले ही मतलब बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंटेशंस को एम्पेरिकल कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंटेशंस को एक एम्पेरिकल स्टडी कहते हैं, और साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है फिर एक स्टडी बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें पता है साइंस बहुत ज़्यादा नॉन बायस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना, और मैंने आपको पहले ही बताया था इट्स नॉट पार्शियल, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, एंड व्हाट इज नॉट पार्शियल? साइंस इज नॉट पार्शियल। नॉन प्रेफरेंस, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। नॉन बायस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, और एक थ्योरी को डेवलप करती है, डेवलप अ थ्योरी, एक थ्योरी को इसने डेवलप किया, ठीक है।
अब यही सब आप क्या सोशियोलॉजी में नहीं देख रहे हो? आप यही सब देखोगे सोशियोलॉजी में, इसलिए उसको साइंस बोला जाता है। वो एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। कैसे किया जाता है साइंटिफिक मेथड का यूज़? भाई सर्वेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये साइंटिफिक मेथड्स का ही तो यूज़ कर रहे हैं, तभी तो वो एक सिस्टमैटिक स्टडी बन रही है। ऑब्जेक्टिविटी है, कैसे ऑब्जेक्टिविटी है? क्योंकि आप बायसनेस को कम कर रहे हो, अपने पर्सनल ओपिनियंस को नहीं यूज़ कर रहे हो। वेरीफाइबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइंडिंग्स को चेक किया जाता है, एक दूसरे चेक करते हैं कि हाँ ऐसा है कि नहीं, तो वेरीफाई भी किया जाता है। थेरीज दी हैं, अलग अलग थेरीज की अगर हमने बात की है, थेरीज दी हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। जैसे अभी थ्योरी, अभी मैंने आपको एक बताई, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म इज गिवन बाय ऑगस्ते कॉम्टे। एंड हु इज ऑगस्ते कॉम्टे? ऑगस्ते कॉम्टे इज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ही हैज कॉइन्ड दिस टर्म सोशियोलॉजी इन 1839। ठीक है, और थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी है और सोशियोलॉजी में भी है। ठीक है, जैसे भी एक सुसाइड का कॉन्सेप्ट था, वो इमाइल डर्काइम ने दिया है। ये अलग अलग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारे टर्म्स कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक साइंस में जो चीज़ें हैं वो सोशियोलॉजी में आपको फाइंडिंग्स दिख रही हैं कि नहीं? इसीलिए सोशियोलॉजी को भी साइंस कहा जाता है। ठीक है, देखो साइंस जो है ना, इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस, द एनालिसिस ऑफ डेटा, theoretical thinking of logical assessment of arguments to develop a body of knowledge about a particular subject matter। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने ना आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं कि ये साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप उसको थोड़ी सी फाइंडिंग से, थोड़ी सी वेरीफाई, कुछ चीज़ आपने वेरीफाई की, कुछ फाइंडिंग्स निकाली, आपने कोई थ्योरी लिखी, तो क्या उससे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ लिया जाएगा? क्या वो कंप्लीट हो जाता है? नो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेस प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, और आप कहोगे कि रिसर्च, हम ना सोशियोलॉजी में रिसर्च पेपर्स बनाते हैं कि हाँ इस चीज़ की ये रिसर्च रही। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, वैल्यूज़ जो हैं वो रिसर्च थ्योरी को इन्फ्लुएंस करती है। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं सोसाइटी में। तो ये कुछ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से साइंस नहीं माना चाहता है, मतलब माना नहीं चाहता है वो बात नहीं है, कि आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इन वजह से साइंस इसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी एक साइंस है और एक सोशल साइंस है। ठीक है, हम एग्जैक्ट नेचुरल साइंसेस नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, ऑफ साइंटिफिक मेथड। एम्पेरिकल होता है एक्सपेरिमेंटेशंस से जो भी ऑब्जर्वेशन के या एविडेंस के बेसिस पे निकाला जाता है। और साइंस हमेशा एम्पेरिसिज्म में रूटेड है, हमेशा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन observation and evidence, and science is rooted, okay, in empiricism। ये हम characteristics of science पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया empiricism या empirical। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिसर्चर के पर्सनल बायस मस्ट बी मिनिमाइज। रिसर्चर के जो पर्सनल बायस हैं मस्ट बी मिनिमाइज्ड, जितने कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो वो नॉन पार्शियल बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है उसमें। ठीक है, साइंस जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, खुद ही रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, मतलब आपको अपना कुछ उसमें योगदान नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप जो भी साइंस पढ़ रहे हो वो नेचर में वैसा हो रहा है। हाँ, आप थेरीज बना रहे हो, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, आपका उसमें कोई हाथ नहीं। ठीक है, नेचर इज डूइंग दैट, सेल्फ करेक्टिव है, सेल्फ करेक्टिव।
as its conclusions are always open to skepticism. Skepticism is arguments and doubts से हमेशा open रहेगा, ठीक है. सेल्फ करेक्टिव है और सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, और इसने हमेशा ना रैशनल एक्सप्लेनेशन दी है. रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रूथ, रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रूथ, ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी भी है, ठीक है. सिस्टमैटिक है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी की जाती है, जैसे बहुत लॉजिकल स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं. ऐसा नहीं कि हर चीज़, हर एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है. और इसकी जो अप्रोच है, जो अप्रोच इसकी रहती है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अप्रोच जो है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन स्पेकुलेशंस, कोई स्पेकुलेशंस पर नहीं, ठीक है. और यूनिवर्सल है, ठीक है. और इसकी एप्लीकेशन हर जगह हो सकती है, कोई भी टाइम, कोई भी जगह, कहीं भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल इन नेचर है, ठीक है. और यही कैरेक्टर्स हैं जो हमें बताती हैं कि सोशियोलॉजी स्ट्राइव्स टू बी साइंटिफिक, राइट. तो साइंस जो है ना, इट केम टू बी नोन एज साइंस, केम टू बी known as method of inquiry. What it is known as? Method of inquiry, rather than the body of knowledge. एम्पेरिसिज्म का समझ आ गया मतलब क्या है? आप लिख सकते हैं एम्पेरिसिज्म. टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज ये एंड तक सोशियोलॉजी के वर्ड ये आपको यूज़ होते हुए दिखेंगे. जो टर्म्स हैं, सोशियोलॉजी इज़ अबाउट मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द होल आइडिया, ओके. एम्पेरिसिज्म इज ऑल लर्निंग comes from only experiences and observations, ठीक है. अब आ जाओ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हो गया एक ना, हम पहले एलिमेंट्स किस चीज़ के पढ़ रहे हैं हम? साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक मेथड के हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है. देखो, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन. एक प्रॉब्लम है और एक कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है. और फिर एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, यानी कि एक अजम्पशन जिसकी आप टेस्टिंग करोगे. एक अजम्पशन लगा ले कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, जिसे कहते हैं कि हाइपोथेटिकल वर्ड सुना है आपने, कि बिफोर हैंड आपने एक अजम्पशन जो बनाई थी उसकी टेस्टिंग कर ली, ठीक है. तो बेसिकली हम कह रहे हैं एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं साइंटिफिक मेथड के. पर्सपेक्टिव है कोई, या प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम सिलेक्शन. कोई भी टॉपिक है उसको, या फिर आप पकड़ रहे हो उसको, आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. और उसके बाद आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो हाइपोथेसिस की. फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट? हाइपोथेसिस, ठीक है. यानी कि थ्योरी फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने अजम्पशन के बेसिस पर, राइट. ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं और इसी वे में आप याद कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद आप क्या करते हो? रिसर्च डिज़ाइन. व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? डिसाइडिंग हाउ टू कलेक्ट डेटा. आप एक डिज़ाइन लेआउट खुद सर्च करते हो कि हाँ इस तरीके से मैं डेटा को कलेक्ट करूँगी. डिसाइडिंग, व्हाट इज़ इट? डिसाइडिंग हाउ टू कलेक्ट डेटा. दिस इज़ द वे. और डेटा कलेक्शन की जाती है इसके बाद, ठीक है.
मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई आप कहाँ से अलग अलग जगह से डेटा गैदर करोगे, अलग अलग रिसर्च मेथड्स को यूज़ करोगे, रिसर्च मेथड्स को यूज़ करके डेटा को गैदर करना, यूज़ ऑफ रिसर्च मेथड्स टू गैदर डेटा। ठीक है, क्या मेथड्स रहेंगे? सर्वे हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, क्वेश्चनर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड अगेन ये जो डेटा मैं भी आपको बता रही हूँ रिसर्च मेथड्स, ये रिसर्च मेथड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, डेटा कलेक्शन के बाद आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, जो भी आपने डेटा लाया है, आपने गैदर किया है, यू विल एनालाइज द डेटा। ठीक है, ओके, यानी कि कोडिंग करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखोगे, एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट को इंटरप्रेट करना फिर आपका काम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, वेयर इज़ द हाइपोथेसिस? दिस इज़ द हाइपोथेसिस कि हाँ इस तरीके से मेरी स्टडी रहेगी, आपने इस तरीके से अज्यूम किया कि इस तरीके से मेरी थ्योरी रहेगी। इसको आप क्या करते हो? टेस्ट करते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स के बाद you do testing of hypothesis. I don't know how many of people had sociology in their 11th and 12th class. So there is this research paper that you get to build in the class, and your teacher teach you the whole elements, how you have to make a basically research paper. So all these steps are used in that. ठीक है, फिर टेस्टिंग कर ली और आपने फिर उस टेस्ट में एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया कि हाँ मेरा जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने एज्यूम किया था। अगर रिजेक्ट करोगे, अगर वैसा नहीं बना होगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इज थियरी बिल्डिंग। लास्ट स्टेप इज थियरी बिल्डिंग। ये आपकी फाइनल थियरी बनी होती है। ठीक है, इसमें आप जितनी भी फाइंडिंग्स है उनको जनरलाइज करते हो। सो जनरलाइज फाइंडिंग्स, एंड एक इसमें ये देखेंगे, यहाँ से अगर आपको दिखेगा ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। और इस थ्योरी बिल्डिंग को आप एक बार अपने पर्सपेक्टिव से या प्रॉब्लम जो भी सिलेक्शन है से इवेलुएट करते हो, रीचेक करते हो इन्हें आप एंड में अपना एक रीचेकिंग रहता है हमेशा कि मैंने जो प्रॉब्लम ली थी वही थ्योरी बिल्ड हुई है या नहीं। ठीक है, ओके, दिस इज the whole elements that we have covered. Now let's come to another topic, which is sociological approaches. It is very 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 important. एक बार इसकी समझ आ गई तो बहुत आसान है आगे समझना। ठीक है, now the topic is the topic is sociological approaches. सोशोलॉजिकल अप्रोचेस को हम ना दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखेंगे। एक है मैक्रो पॉजिटिविस्ट, ठीक है, वन इज मैक्रो पॉजिटिविस्ट, और दूसरी है माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट। दो ब्रॉड की मैं अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, वो समझ लीजिए आप। वन इज मैक्रो पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ठीक है, और एक है माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, देखो मैक्रो पॉजिटिविस्ट अप्रोच का मतलब ही क्या है? मैक्रो वर्ड लगा हुआ, यानी कि सोसाइटी को स्टडी करना लार्ज स्केल पे, एट अ लार्ज स्केल यू आर स्टडिंग द सोसाइटी, दैट मीन्स मैक्रो लेवल। लार्ज स्केल मीन्स मैक्रो लेवल। ओके, आप सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो लार्ज लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पर, दैट इज मैक्रो पॉजिटिविस्ट। और यहाँ पर आप साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज कर रहे हो। यू आर यूजिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल methods, okay, and you are influenced by positivism, influenced by
पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म में आप कॉम्ते को याद रखिएगा और डर्काइम को। फिलहाल ये दो थिंकर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो पॉजिटिविस्टिक थ्योरी के अंडर आते हैं। हमने कहा मैक्रो पॉजिटिविस्ट, ओके, एट अ लार्ज स्केल यू नो इट स्टडीज द सोसाइटी, देन इट यूजेस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिविज्म, कॉम्ते एंड डर्काइम, ओके। इसका जो पायनियर है वो है ऑगस्ट कॉम्ते, ऑगस्ट कॉम्ते, ठीक है। और इसके जितने भी मैक्रो थिंकर्स हैं, मैक्रो थिंकर्स कौन कौन हैं, ठीक है, मैं आपको मेन बता देती हूँ। एक तो कॉम्ते आ गया, एक इमाइल डर्काइम आ गया, द फुल नेम इज इमाइल डर्काइम बट आई एम जस्ट राइटिंग इट सिंपली डर्काइम, एंड द थर्ड इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज ऑल्सो वेरी फेमस, ओके। और इसका ना जो फोकस रहता है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस पर रहता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पर इसका फोकस रहता है, ठीक है। मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बताए थे जैसे फैमिली हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। सोशल ऑर्डर पे फोकस रहता है और स्टेबिलिटी पर। सोशल ऑर्डर का फोकस मतलब जो मैक्रो पॉजिटिविस्ट हैं ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन द सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैक्रो मेथड्स को यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। एग्जाम्पल ले लीजिए डर्काइम की स्टडी, डर्काइम स्टडी ऑन सुसाइड विच इज़ वेरी फेमस, की स्टडी जो है डर्काइम ने दी हुई है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पावर्टी पैटर्न्स को समझना, पावर्टी पैटर्न्स को समझना यूजिंग सेंसस डेटा। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा मैक्रो आपको पॉजिटिविस्ट समझा दिया। इसके बाद हम माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट पर चलते हैं। देखो माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट ना एक तरीके की माइक्रो सोशोलॉजी है, इसलिए इसको माइक्रो सोशोलॉजी भी कहा जाता है। However, I'm going to explain you micro sociology as well, okay? पहले आप इसे समझिए कि a type of micro sociology that focuses on interpretation of meanings people give to actions। क्या मतलब समझे कि लोगों ने क्या मतलब निकाला, किस तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से समझा। और ये ना जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस होती हैं उनको रिजेक्ट करता है। कौन रिजेक्ट करता है? माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट। जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस रहती हैं उनको रिजेक्ट करता है। तो ये सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि माइक्रो एस्पेक्ट है तो उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी, ठीक है। फोकस किस पे करता है? फोकस इज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, इंटरप्रेट करता है मीनिंग को दैट पीपल गिव टू एक्शंस, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस को ये रिजेक्ट करता है, स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस को ये रिजेक्ट करता है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल से सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है। अंडरस्टैंड सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल themselves, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है। एंड यू नो दिस माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर। हम आगे जाके ना ये चीज़ पढ़ेंगे वर्स्टहन, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना। मैक्स वेबर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वर्स्टहन का, और इस वर्स्टहन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अभी यहाँ पर समझो माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट क्या होता है, माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट क्या है, और माइक्रो सोशोलॉजी का ये एक टाइप है। तो माइक्रो सोशोलॉजी बहुत सिंपल है, ठीक है। माइक्रो सोशोलॉजी का क्या मतलब है, जिसकी ये टाइप है? इसका मतलब है स्मॉल स्केल इंट्रैक्शंस,
स्मॉल स्केल इंटरैक्शंस, ठीक है। यानी कि आप फेस टू फेस बिहेवियर देख लो, छोटी छोटी चीज़ों को, स्मॉल स्केल की बात हो रही है ना, छोटी छोटी चीज़ों को आप फोकस कर रहे हो, ट्रिवियल इश्यूज़ को आप देख रहे हो, इंडिविजुअल्स को देख रहे हो, मीनिंग्स को देख रहे हो, यानी कि कॉन्वर्सेशन हो गया, फनी बिहेवियर हो गया, जो बहुत स्मॉल स्केल इंटरैक्शन रहती है, क्लासरूम इंटरैक्शन, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि माइक्रो में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैक्रो positivist and micro interpretivist both are very important when you have to understand the sociological approaches. इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमें स्टडी, मतलब ये जो भी है उसे स्टडी क्या करता है, क्योंकि ये इंसान के पर्सपेक्टिव से समझ रहा है, सिर्फ सोसाइटी के नहीं, ऑल ओवर या एज अ होल ऑफ द पीपल की नहीं बात कर रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिम्बल्स हैं, उसके जेस्चर्स को समझ रहा है, उसके मीनिंग्स को पढ़ रहा है, ठीक है, कि इस तरीके से लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से वो समझने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल आपको लिखनी है, वाई स्टूडेंट्स बिहेव डिफरेंटली, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वाई स्टूडेंट्स बिहेव डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, ठीक है, टीचर्स के सामने। अभी आपने अलग अलग तरह के बच्चे देखे होंगे एंड हर किसी का बिहेवियर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो टीचर के सामने बहुत ज़्यादा आंसर्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बट इन रियलिटी वो इतनी बात नहीं करता है, इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है। कोई बच्चा ऐसा होगा एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट शो कर रहा है, बट वो वैसा नहीं है इन रियल लाइफ। कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एंड बहुत रिजनेबल रिस्पेक्टेड शो कर रहा है टीचर के सामने, बट इन रियल लाइफ वो वैसा नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को देख रहे हो कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आप ले लो कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, बट वो टीचर के सामने बहुत एक्सट्रोवर्ट क्यों लग रहा है, बिकॉज द गर्ल इज आंसरिंग टू एवरी क्वेश्चन, द गर्ल नोज एवरी आंसर, सो द टीचर इज थिंकिंग शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, शी नोज एवरीथिंग, वेयर एज इन रियलिटी शी इज़ नॉट, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ आंसरिंग, तो वो एक एक्शन को देखकर, एक छोटा सा एक्शन को देखकर आपने इवेलुएट कर लिया। समझ आई? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कल हम इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। हमने सारा कंप्लीट नहीं किया है अभी, चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, देयर इज़ सो मच टू अंडरस्टैंड टिल नाउ ऑल्सो। पॉजिटिविस्ट थिंकर्स को पढ़ेंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर्स को, पॉजिटिविज्म की थ्योरी जो दी है ऑगस्ट कॉम्पटे ने, हर एक चीज़ को आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट